मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की जो समकालीन इतिहासकार है उससे टॉपिक को हम कवर कर रहे थे और उसमें हमने इस वीडियो से पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने एक तो अल बरूनी, अल उतबी, फिरदौसी और हसन निजामी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इसके बाद दूसरा जो वीडियो अपलोड किया था जो मिनहाज उस सिराज के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो दिल्ली सल्तनत का जो जब सबसे फेमस जो इतिहासकार है अमीर खुसरो के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीर खुसरो के जीवन परिचय की, हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अमीर खुसरो है दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा प्रथम इतिहासकार था जिसका जन्म भारत में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम इतिहासकार है जिसका जन्म हमारे भारत में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों भारत में कब हुआ था, यानी कि 1253 ईस्वी में, जो पटियाली है, एटा नगर उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा, पटियाली नामक स्थान एटा नगर है और यूपी के अंदर दोस्तों इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों। और दोस्तों ये जो अमीर खुसरो है यानी कि दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के समकालीन रहा है दोस्तों। यानी कि जो दिल्ली के जो सुल्तान हुए हैं दोस्तों, 7 सुल्तानों के समय में ये इनका समकालीन रहा है या उनके समय को देखा था उसने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो जो 7 सुल्तान कौन थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 7 सुल्तान थे, यानी कि 3 तो गुलाम वंश के शासक थे, फिर 3 हुए जो आपका खिलजी वंश है, और एक हुआ आपका तुगलक वंश है। देखिए दोस्तों 3 कौन कौन से, देखो यानी कि गुलाम वंश के 3 शासक कौन हुए, एक तो बलबन है, एक केकूबाद है और एक शमसुद्दीन कुमर्स है दोस्तों। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए, यानी कि एक तो बलबन, दूसरा हुआ आपका इसका केकूबाद और शमसुद्दीन कुमर्स। ठीक है, ये 3 तो हुए दोस्तों किसके, बलबन वंश के, और सॉरी गुलाम वंश के, और 3 हुए खिलजी वंश के। खिलजी वंश में कौन हुए, देखिए पहला है आपका जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा आपका जो आपका अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा दोस्तों आपको है कौन सा हुआ जो मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और लास्ट जो तुगलक वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। तो ये 7 सुल्तानों के समय में रहा है दोस्तों। एक बार उनको फिर से देखते हैं। एक जो पहला है बलबन, दूसरा है आपका केकुबा, तीसरा है शमसुद्दीन कोमर्स, चौथा है यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, पांचवा है आपका जो अलाउद्दीन खिलजी, छठा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और गियासुद्दीन तुगलक दोस्तों। ये 7 सुल्तानों के समय में दोस्तों ये रहा है दोस्तों। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो अमीर खुसरो है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये मूलतः है एक कवि था, लेकिन दोस्तों काव्य जो प्रतिभा को देखकर दोस्तों बलबन के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था मोहम्मद खान है, इनको नदीम के पद पर उन्होंने नियुक्त किया था। यानी कि वैसे तो दोस्तों ये कवि था, लेकिन उसकी प्रतिभा को देखकर जो बलबन के जो बड़े पुत्र हैं महमूद खान ने उनको नदीम के पद पर नियुक्त किया गया था। देखिए दोस्तों, जो बलबन है, बलबन के समय में ही दोस्तों उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों पर मंगोल आक्रमण हुए, तब मंगोलों ने जो अमीर खुसरो है उसे कैद करके ले गए थे दोस्तों। यानी कि मंगोलों का जब भारत पर आक्रमण हुआ तब दोस्तों के अमीर खुसरो को ये जो मंगोल उसको कैद करके ले गए थे। लेकिन बाद में होता क्या है कि अमीर खुसरो को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों क्या कर लिया जाता है, इसको इसके द्वारा यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों मुसहबदार के पद पर उनको नियुक्त किया जाता है। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, यानी कि उसको मुसहबदार के पद पर उसको नियुक्त करता है और अपना दरबारी कवि करता है, क्या अपना दरबारी कवि बना लेता है दोस्तों। किसको, अमीर खुसरो को। 1320 में उसकी मृत्यु तक अमीर खुसरो इन दोनों पदों पर नियुक्त रहा दोस्तों। यानी कि जब तक, यानी कि 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु तक दोस्तों जो अमीर खुसरो है इन 2 पदों पर नियुक्त रहता है। एक तो मुसहबदार पद और एक जो नदीम का पद था दोस्तों, इन 2 पदों पर नियुक्त रहता है। खुसरो यद्यपि मौलिक रूप से कवि था, मैंने अभी आपको बताया था, वैसे तो खुसरो है यानी कि कवि तो था ही, लेकिन दोस्तों
उसके द्वारा लिखे गए जो काव्य ग्रंथों में 6 ग्रंथ ऐसे हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन इन 6 ग्रंथों की हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको शायद, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि जो अमीर खुसरो है, ये भारत का एक प्रथम इतिहासकार था जिसका जन्म दोस्तों हमारे भारत में हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो का 1253 ईस्वी के अंदर दोस्तों जो पटियाली एटानगर उत्तर प्रदेश में का जन्म होता है। 7 सुल्तानों के समय में रहता है दोस्तों। यानी कि 7 सुल्तान कौन कौन से हैं, एक बार फिर से आप सुनिएगा। बलबन, केकूबाद, शमसुद्दीन कुमस। इसके बाद दोस्तों जो 3 शासक हुए खिलजी वंश के, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन जो मुबारक शाह खिलजी है, और एक गयासुद्दीन तुगलक है जो तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इन 7 सुल्तानों के समय में दोस्तों ये रहा है। और दोस्तों कवि था, लेकिन जो बलबन के जो पुत्र थे यानी कि महमूद खान, उसको नदीम के पद पर उनको नियुक्त किया जाता है। और जब ये उत्तर पश्चिम प्रांतों पर भारत पर मंगोलों का आक्रमण होता तब उसको कैद कर लिया जाता है। लेकिन बाद में दोस्तों अमीर खुसरो को जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों उसको एक पद दिया जाता है जिसका नाम है मुसहबदार के पद पर उसको नियुक्त किया जाता है और अपना दरबारी कवि बना लेते हैं। 1320 में दोस्तों आपको पता है कि जो मुबारक शाह खिलजी है, यानी कि हम कह सकते हैं 1320 में अपनी मृत्यु तक, यानी कि अपनी मृत्यु तक अमीर खुसरो दोस्तों इन पदों पर रहता है। यानी कि दो, एक तो नदीम का पद है और एक मुसहबदार के पद पर नियुक्त रहता है। खुसरो यद्यपि मौलिक रूप से दोस्तों कवि था, लेकिन 6 ऐसे उन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन 6 ग्रंथों के नाम देख लेते हैं जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए थे। देखिए दोस्तों, पहला है किरान उस सदहीन, ध्यान देखिए दोस्तों, किरान उस सदहीन। दूसरा मिफ्ता उल फुतू है, खजाइन उल फुतू है, यानी इसको हम तारिक ए अलाई भी कह सकते हैं। देवल रानी खिज्र कहाँ, नूहे सिपेहर और एक तुगलकनामा। दोस्तों ये 6 ग्रंथ ऐसे हैं जो बड़े ही फेमस है दोस्तों, अमीर खुसरो के द्वारा रचे गए हैं। अब दोस्तों इनके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से शासकों की इसमें प्रशंसा की है, उसके शासनकाल के बारे में उनको वर्णन बताया गया है। और दोस्तों जो हमारे जो भारत की जो स्थिति है, सिर्फ दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बखूबी से उनका वर्णन किया है। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहला जो ग्रंथ है दोस्तों उसका नाम है किरान उस सदहीन। देखिएगा किरान उस सदहीन जो ये ग्रंथ है, इसकी रचना दोस्तों सुल्तान केकूबाद, यानी कि हम कैसे 1287 लेकर 90 के समय में की थी। यानी कि किरान उस सदहीन जो नामक जो ग्रंथ है दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा जो लिखा गया था, ये दोस्तों केकूबाद के समय में ये लिखा गया था। और इसमें उसने केकूबाद के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख किया है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो जितने भी ये ग्रंथ लिखे हैं तो किसी न किसी एक जो सुल्तान उसके बारे में उसके वर्णन किया गया है। तो किरान उस सदहीन तो है, ये केकूबाद के समय में लिखा गया ग्रंथ है, और इसी के अंदर दोस्तों केकूबाद के शासनकाल की सभी घटनाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। इसी ग्रंथ में दोस्तों विशेष तौर पर सुल्तान केकूबाद और उसके पिता जो बुगरा खां है, इस सुल्तान केकूबाद और उसके पिताजी बुगरा खां हैं, यानी कि इन दोनों के मध्य जो अवध के अंदर दोस्तों जो बात होती है, यानी कि जो वार्तालाप होती है, उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई किताब है। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, किरान उस सदीन है, ये दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा किताब लिखी गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केकू यानी कि जो गुलाम वंश का जो शासक था, यानी कि हम कह सकते हैं बलबन के जो उत्तराधिकारी था दोस्तों, यानी कि बलबन का ये पौत्र था दोस्तों, ठीक है। तो ये पौत्र है दोस्तों। तो इस बलबन के पौत्र यानी कि केकूबाद के समय में ये लिखा गया ग्रंथ था, और इसमें सुल्तान केकूबाद की जो सभी प्रकार की जो घटनाएं होती है दोस्तों इसके शासनकाल में, इन सभी का उसने वर्णन किया है। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, इस किताब के अंदर जो सुल्तान केकूबाद और दोस्तों जो उसके जो पिताजी थे दोस्तों बुगरा खां, यानी कि दोनों के मध्य एक वार्तालाप होती है जो अवध के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है अवध कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो अवध उत्तर प्रदेश में जो वार्तालाप होती है, इन दोनों यानी कि पिता पुत्र की जो वार्तालाप का वर्णन इस किताब के अंदर लिखा गया है। तो आई होप्स फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। तो आगे चले, ठीक है। तो याद रखिए किरान उस सदहीन। ओके, चलते हैं आगे। अगली जो किताब है दोस्तों, यानी कि अब अगला जो ग्रंथ है मिफ्ता उल फुतू है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, याद रखिएगा। मिफ्ता
मिफ्ता उल फुतूह है। देखिएगा मिफ्ता उल फुतूह है क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय में की गई थी ये दोस्तों, इसकी रचना, ठीक है। और इसमें उसने मुख्यतः जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के केवल प्रथम वर्ष का ही इसमें इतिहास लिखा है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी थे, सुल्तान था दोस्तों, ये खिलजी वंश का प्रथम शासक था, ठीक है दोस्तों। इसके इसके इसका वर्णन इसी किताब में लिख किया गया है, यानी कि मिफ्ता उल फुतूह के अंदर किया गया है, ठीक है। और उन्हें एक वर्ष का ही वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये दूसरी किताब हो गई है। पहली किरान उल सदहिन मिफ्ता उल फुतूह है, और थर्ड है खजाइन उल फुतूह है दोस्तों। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खजाइन उल फुतूह है, या इसको हम कह सकते हैं तारीख अलाई भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि यह अमीर खुसरो की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। और दोस्तों इसने इस खजाइन उल फुतूह को की जो रचना है गद्य शैली में किया गया दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, जो गद्य और पद्य में जो गद्य और जो पद्य दोनों शैलियों में जब इसका वर्णन किया जाता है तो ये चंपू शैली में आती है, लेकिन दोस्तों इसने गद्य शैली में ही लिखा गया है। तो गद्य शैली में लिखा गया है, तो गद्य शैली की ये किताब है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों, इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1996 से लेकर 1316 के समय के में की गई थी, इसीलिए इस ग्रंथ को तारीख अलाई के नाम से भी कहा जाता है दोस्तों, तारीख अलाई। तो दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, खजाइन उल फुतूह है जो तारीख अलाई जो किताब है उसके बारे में देखते हैं। ये दोस्तों अमीर खुसरो की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक कृति मानी जाती है, और ये गद्य शैली के अंदर इसकी रचना की गई है। और इस ग्रंथ की रचना दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय के अंदर इसकी रचना की गई है। और दोस्तों इसको इसीलिए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसकी रचना की, इसीलिए इसका दूसरा नाम है तारीख अलाई, ठीक है। इसको तारीख अलाई भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो विजय थी, उस बात का इसी किताब के अंदर उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों मंगोलों का आक्रमण हुआ था भारत में, तो मंगोलों का आक्रमण का भी इस किताब के अंदर, यानी कि खजाइन उल फुतूह है तारीख अलाई किताब में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने 3 किताबों के बारे में पढ़ा है, किरान उस सदहीन कि मिफ्ता उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है जिसको तारीख अलाई भी कह सकते हैं। अब अगली जो किताब उसको देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। देखिएगा दोस्तों, इसका किताब का नाम है देवल रानी खिजर खां, यानी कि आशिका, यानी कि प्रेम कथा से रिलेटेड ये बुक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी का ज्येष्ठ पुत्र था दोस्तों खिजर खां, और दोस्तों गुजरात के जो एक राजा था वुर्ज की जो पुत्री थी दोस्तों देवल रानी, यानी कि देवल रानी, और जो खिजर का है इसमें प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, यानी कि इसके अंदर इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखें। इसके अंदर और बात मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतिम वर्षों में दोस्तों मलिक काफूर द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए जो षड्यंत्र किए गए थे उसका भी इसी किताब के अंदर उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, याद रखिएगा। अगली बात अपन करते हैं। देखिए दोस्तों अगली जो बुक है इसका नाम है नूहे सिपेहर। देखिएगा, नूहे सिपेहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। इसकी जो रचना है, जो आपको पता है कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसके समय के काल में ये किताब लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। इसमें दोस्तों जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल का उसमें वर्णन किया गया है। और अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ में हिंदुस्तान की अत्यंत प्रशंसा करते हुए एक बात उसने बताई है कि दोस्तों उसने ये बात बताई है कि हिंदुस्तान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम देश बताया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम देश बताया गया है अमीर खुसरो ने नूहे सिपेहर के अंदर। और दोस्तों ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय में ये किताब लिखी गई है, और मुबारक शाह खिलजी के बारे में ही दोस्तों इसका इस किताब में वर्णन किया गया है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि नूहे सिपेहर। अगली जो किताब है तुगलकनामा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुगलकनामा किताब है। तो देखिएगा तुगलकनामा किताब में क्या बातें हैं। तो दोस्तों इसी ग्रंथ की रचना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में की गई थी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1325 ईस्वी के समय में ये किताब लिखी गई थी। इस ग्रंथ में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के शासन का ही उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम विशेष बातों की हम बात कर लेते हैं, यानी कि अमीर खुसरो से रिलेटेड बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार से सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा
पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भारत में जो कव्वाली है, कव्वाली की शुरुआत ही दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा की जाती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अमीर खुसरो एक महान संगीतकार भी था दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें संगीत का बड़ा उसको शौकीन था संगीत का। तो उसने दोस्तों आपको पता है कि भारतीय वीणा को और फारसी जो ईरानी जो तंबूरा है, उन दोनों को मिलाकर एक वाद्य यंत्र का आविष्कार कर, जिसको हम सितार कहते हैं दोस्तों। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि सितार का जो आविष्कार करने वाला कौन था दोस्तों, यानी कि अमीर खुसरो। उसने भारतीय वीणा और फारसी ईरानी तंबूरा को मिक्सअप करके सितार का आविष्कार किया है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बात करते हैं। अमीर खुसरो के द्वारा हिंदू भजन और कीर्तन के अनुकरण पर कव्वालियों की रचना की, जिसे प्रारंभ में सूफी संतों के दरगाह पर ये गाए जाते थे। और ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम उर्दू भाषा को में साहित्य की रचना भी दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा ही की गई है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए दिल्ली सल्तनत के जो इतिहासकार है उसकी हम चर्चा करेंगे। हम कह सकते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी और जो इब्न बतूता है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।